तो भाई हम इस वीडियो में मृदा जल के बारे में पढ़ेंगे कि मृदा जल क्या है और किस तरह ये काम करता है। ये मान लो कि ये बार है, एक बार बराबर 1,00,000 पास्कल होता है, ठीक है। और एक बार बराबर 0.1 मेगा पास्कल भी होता है और एक बार बराबर 100 किलो पास्कल भी होता है। तो ये बार है जिन पर जल संग्रहित रहता है और यह जल पौधों को प्राप्त होता है और कोई जल पौधों को प्राप्त नहीं होता और कोई नीचे चला जाता है। तो हम शुरू करते हैं। तो देखो, मृदा जल क्या है। मृदा कणों के बीच रंध्राकाश जो पोर स्पेस में जो जल उपस्थित रहता है उसको मृदा जल कहते हैं। मृदा जल का जो भौतिक वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से होता है: आर्द्रताग्राही जल, केसीय जल और गुरुत्वाकर्षण जल यानी ग्रेविशनल वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर होता है, आर्द्रताग्राही जल, वो -31 बार पर संग्रहित रहता है। यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक वाटर यहाँ पर संग्रहित रहता है, ठीक है। ये केवल सूक्ष्म जीवों को प्राप्त होता है, ये पौधों को प्राप्त नहीं होता, ये केवल सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होता है। कैसे होता है, क्या है कि जैसे ये मृदा कण है, ये मृदा कण है, तो इसके चारों ओर एक छोटी सी लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है जो आसंजन बल के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। ये केवल सूक्ष्म जीवों को प्राप्त होता है, पौधों को प्राप्त नहीं होता। दूसरा आता है केशिका जल, कैपिलरी वाटर। ये पाया जाता है -31 बार से लेकर -1/3 बार तक। यहाँ पर कैपिलरी वाटर पाया जाता है, कैपिलरी वाटर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जल होता है, ये पौधों की जड़ों के द्वारा आसानी से अवशोषित किया जाता है। यही जो जल पाया जाता है ना, ये बीच में 1/3 -1/3 बार से -31 बार के बीच में जो जल पाया जाता है, यही जल है जो पौधों को प्राप्त होता है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, सुपरवाइजर में, कि आर्द्रताग्राही जल काम में आता है या उपलब्ध होता है पौधों के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए, इस तरह आया था। तो उसमें केवल सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होता है, ये ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। कैपिलरी वाटर है, ये पौधों को प्राप्त होता है, यानी -1/3 बार पे फील्ड कैपेसिटी होती है। फील्ड कैपेसिटी क्या है, इसको क्षेत्र क्षमता कहते हैं। क्षेत्र क्षमता यानी सिंचाई के 48 से 72 घंटे के बाद, यानी जैसे 2 से 3 दिन बाद जो जल की मात्रा होती है खेत में, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी वो नीचे नहीं जाती, ऊपर रहती है, और मतलब उसके विरुद्ध रहती है। गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल बल के विरुद्ध भी खेत उस नमी को धारण करके रखता है ना, वही क्षेत्र क्षमता है। यानी उसके विरुद्ध 48 से 72 घंटे के बाद भी वो जल की मात्रा अगर खेत में है तो वो जल क्षेत्र क्षमता जल कहलाता है। वो क्षमता जल की क्षेत्र क्षमता कहलाती है, वो जल की क्षेत्र क्षमता कहलाती है। ये पौधों की वृद्धि होती है ना, उसके लिए मृदा नमी उपलब्धता की ऊपरी सीमा है। यानी पौधों की वृद्धि के लिए मृदा नमी उपलब्धता की ऊपरी सीमा, यही जल है लास्ट जो पौधों को प्राप्त होता है। ये ऊपरी सीमा है, ये नमी है। जैसे जैसे कि अपन पानी डालते हैं जमीन पर और वहां पर देखते हैं कि 2-3 दिन बाद भी थोड़ी थोड़ी नमी रहती है जमीन में, थोड़ी थोड़ी, तो वो लास्ट जल है क्षेत्र क्षमता, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध रहता है, ठीक है। तो ये जल भी पौधों को प्राप्त होता है, एक नमी की उपलब्धता की ऊपरी सीमा है। फिर बात आती है -15 बार की। तो -15 बार पे होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP। ये क्या है, यानी विल्टिंग कोफिशिएंट, मुरझांक गुणांक। कोई पेड़, कोई पौधा मुरझा गया है और उसको वापस पुनः स्फूर्ति में लाने के लिए, जीवित करने के लिए अपन पानी देते हैं और वो जीवित हो जाता है, तो वो तो हो गया अस्थायी मलानी बिंदु, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। और अगर वो पौधा वो पौधा जीवित नहीं होता, मुरझाया हुआ ही रहता है, तो और पुनः स्फूर्ति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो वो है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। जैसे इसका एक सूचक पौधा होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का, यानी स्थायी मुरझाई बिंदु का एक सूचक पौधा होता है, कौन सा है, ये पूछा गया है। सूरजमुखी, सूरजमुखी एक सूचक पौधा है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का, स्थायी मलानी बिंदु का। स्थायी मलानी बिंदु का सूचक पौधा है। फिर बात करते हैं अपन ग्रेविशनल वाटर की। अपन 3 भागों में बांटे थे, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है ऑफ सोयल वाटर का, उसको 3 भागों में बांटे थे: आर्द्रताग्राही जल,
यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर, फिर कैपिलरी वाटर यानी केशिका जल। अब आ गया ग्रेविशनल वाटर, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय या स्वतंत्र जल। तो ये पाया जाता है -1/3 बार से कम पर, यहाँ पर पाया जाता है ग्रेविशनल वाटर। समझे? ये क्या है? यानी सिंचाई करते हैं अपन या कोई भी वर्षा होती है तो वो सूक्ष्म या बड़े रंध्रावकाशों में पानी भर जाता है। जो बड़े बड़े रंध्रावकाश है ना, जो बड़े बड़े रंध्रावकाश है, पोर स्पेस है, उनमें पानी भर जाता है। तो बाद में वो गुरुत्वीय बल के कारण नीचे चला जाता है। गुरुत्वीय बल के कारण वो जल नीचे चला जाता है। ये जमीन है, यहाँ पर बड़े बड़े पोर स्पेस है, उनमें जल भर गया और वो नीचे चला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हर चीज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे जाती है और वो चला जाता है। तो वो गुरुत्वीय जल है। ये पौधों को उपलब्ध नहीं होता, पौधों को उपलब्ध नहीं होता, ये पौधों को उपलब्ध नहीं होता गुरुत्वाकर्षण जल। पौधों को अपन लास्ट फील्ड कैपेसिटी देखे थे कि -1/3 बार पे फील्ड कैपेसिटी होती है। ये 48 से 72 घंटे के पश्चात जो जल जमीन में रहता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, वो फील्ड कैपेसिटी में आता है। फिर इससे नीचे -1/3 बार से नीचे ग्रेविशनल वाटर आ जाता है। यानी बड़े बड़े रंध्रकोशों में जो जल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है और ये पौधों को उपलब्ध नहीं होता। सीधी सी बात है भाई। फिर एक क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कई बार कि ग्रेविटी के कारण मृदा जल नीचे की ओर गति करता है, उसको क्या कहते हैं? यानी ग्रेविटी के कारण मृदा जल का नीचे की ओर गति करना क्या कहलाता है? तो भाई परकोलेशन कहलाता है। ये जल नीचे गति कर रहा है, इसको परकोलेशन कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। तो ये -60 बार, ये 15 बार हो गया, 31 बार हो गया, -1/3 हो गया, 0 हो गया। अब आ गया -60 बार, -60 बार। ये है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर पौधे जल की कमी के कारण मर ही जाते हैं। ये जल पौधों को प्राप्त होता ही नहीं है, यहाँ पर पौधों को जल प्राप्त होता ही नहीं है। यहाँ पर अगर आ गया पौधा, इस अवस्था में आ गया तो पौधा मर ही जाएगा। इस बिंदु पर पौधे जल की कमी के कारण मर ही जाते हैं। फिर एक और होता है अवेलेबल वाटर, उपलब्ध जल। ये होता है -15 बार से -1/3 बार तक। यहाँ पर ये अवेलेबल वाटर होता है, अवेलेबल वाटर, ये अवेलेबल वाटर होता है। -31 बार से -1/3 बार तक कैपिलरी वाटर होता है। ये जल भी पौधों को प्राप्त होता है, लेकिन ये ज़्यादा होता है अवेलेबल वाटर -1/3 बार से -15 बार के बीच में। यानी मलानी बिंदु और मलानी बिंदु और छत्र क्षमता के बीच में जो जल होता है वो अवेलेबल वाटर कहलाता है। यही जल है जो पौधों को उपलब्ध होता है, जो मृदा के सूक्ष्म रंध्रों या कैपिलेट्स में यानी केशिकाओं में पाया जाने वाला जल है, ये पौधों को प्राप्त होता है। तो भाई ये था छोटा सा चैप्टर मृदा जल। तो भाई कैसा लगा आपको? मतलब एकदम सीधा सिंपल तरीके से समझाया गया है, कोई ज़्यादा खींचा नहीं गया। मतलब आपको जिस तरह सरल तरीके से समझ आ सके और जहाँ से क्वेश्चन आ सके। क्वेश्चन ज़्यादातर ये आता है, एक तो कि कौन सा जल पौधों को प्राप्त होता है, कौन सा सूक्ष्म जीवों को प्राप्त होता है। सूक्ष्म जीवों को हाइग्रोस्कोपिक वाटर पौधों को प्राप्त होता है, कैपिलरी वाटर और अवेलेबल वाटर। और फील्ड कैपेसिटी ऊपरी सीमा है, प्राप्त की ऊपरी सीमा है, यह प्राप्त होता नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। ये पौधों को देते हैं, मुरझाया हुआ पौधा होता है, पौधों को पानी देते हैं लेकिन पौधा मर जाता है, जिंदा ही नहीं होता। एक मृदा वायु भी है, क्या वो तो आप क्या करना है उसमें तो। ठीक है, जो हाँ मृदा वायु के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जो खड़ी फसल होती है ना, खड़ी फसल होती है, उसके अंदर CO2 की मात्रा होती है ना, वो प्रति मृदा की अपेक्षा लगभग 10 गुना अधिक पाई जाती है। जो खड़ी फसल मृदा होती है, खड़ी फसल होती है जिस मृदा में, उसकी अपेक्षा मतलब इसके अंदर जो ऐसे खाली पड़ी मृदा है, इसकी अपेक्षा अधिक CO2 पाई जाती है, 10 गुना अधिक CO2 पाई जाती है। मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20.60%। और मृदा वायु क्या, वायु के अंदर ऑक्सीजन होती है 20.90%, यानी 21% मान सकते हैं अपन। ठीक है, एक और बात बताऊं कि मृदा में अगर CO2 की मात्रा 1% से अधिक हो गई, 1.0% से अधिक होगी, तो ये पौधों की जड़ों पर जहरीला असर डालता है
और अगर मात्रा 10% पहुंच जाती है तो पौधों की जड़ें मर जाती है। तो ये ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताना। जय श्री राम।